मिथक। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथक, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाता है। तो देखिए, मिथक की परिभाषा देकर उसकी उपादेयता यानी महत्व को सिद्ध कीजिए। तो भारतीय काव्य ग्रंथों में मिथकों का अक्षम भंडार भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि मिथकीय ग्रंथ समृद्धि की दृष्टि से विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मिथक एक ऐसी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है जिसे प्रत्येक युग के साहित्य ने अपनाकर उसे नए अंदाज और नए संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है। मिथक जीवन के शाश्वत सत्य को पुनः स्थापित करने में सशक्त माध्यम रहे। तो अर्थात जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो मिथकों का भंडार है वह विश्व के अन्य साहित्यों के पास नहीं है। हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। प्रत्येक देश की संस्कृति उसके मिथक साहित्य में सुरक्षित रहती है। मिथक अपने आप में साहित्य भी है और सामग्री भी है। मिथक स्वयं एक सृजन है और परवर्ती सृजन को नई दिशा और जीवन देता है। तो देखिए, मिथक शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? तो मिथ और माइथोलॉजी मूलतः ग्रीक शब्द है जो पौराणिक पुराकल्प कथाओं का बोधक है। ग्रीक में मुथोस तथा लैटिन का मिथास मिथ के मूल स्रोत है, जिनका अर्थ होता है शब्द, कथा या कहानी। मिथ के लिए हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक शब्द प्रयुक्त किया है। वैसे मिथ के लिए पुरा कथा, पुराण कल्पना, देव कथा, आदिम कथा जैसे शब्द का प्रयोग भी किए जाते हैं, किंतु सारे शब्द मिथ की सार्थकता को व्यक्त करने में इतने सफल नहीं हो पाए जितना मिथक इस संदर्भ में है ना। तो देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह क्या लिखते हैं कि अंग्रेजी का मिथ शब्द सीधे सीधे ले सकते थे, लेकिन मिथ हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होता, इसलिए क प्रत्यय लगाकर उन्होंने उसे हिंदी और संस्कृत की परंपरा का शब्द बनाया, जो मुख सुख की दृष्टि से भी उपयोगी तो है ही, अपनी भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार भी है, और यह मिथक शब्द चल निकला है। तो इस प्रकार उसमें कर प्रत्यय लगा लिया गया। अब देखिए, मिथक का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। तो पहले हिंदी शब्द में मिथक शब्द के मिथ के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। इसी कारण मिथ का मूल अर्थ केवल कथा मात्र ही लिया जाना चाहिए, जैसे कि अरस्तु ने भी इसे कथा के रूप में ही स्वीकार किया था। एक अन्य मत से मिथक मूलतः आदिम मानव में समष्टि मन की सृष्टि है। इस प्रकार मिथक के अतीत का अंश समाया होता है। इसलिए तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं, आधुनिकता के पूरे आवरण में भी मिथक झांकता है और अपने अतीत को वर्तमान के लिबास में प्रस्तुत करता है। अतः कहा जा सकता है कि काव्य में प्रयुक्त सारे पौराणिक प्रसंग, घटनाएं एवं चरित्र नूतन अर्थ व्यंजना के कारण मिथक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने मिथक की अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक C.J. जुंग के अनुसार किसी पूरा पात्र, घटना या चरित्र के रूप में मिथक ही साहित्य में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज वेहले लिखते हैं कि मिथक मानव की आदिम तथा जातीय धार्मिक प्रवृत्ति है, जो यथार्थ की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम है। तो आइए, रिचर्ड क्या कहते हैं कि मिथक केवल कल्पना नहीं है, वरन यथार्थ समग्र मानवता का प्रतीकात्मक उद्गार है। तो इधर रेने बैलेक मिथक के सामाजिक पक्ष को अधिक महत्व देते हुए क्या लिखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में जो भी कुछ कहा जाता है वह मिथक ही है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कि मिथ यानी मिथक आदिम संस्कृति का एक अनिवार्य
और महत्वपूर्ण उपादान है जो केवल बौद्धिक व्याख्या या कलात्मक बिंबवाद की प्रस्तुति ही नहीं करता, बल्कि आदिम विश्वासों और नैतिक विवेक का एक व्यवहारिक दस्तावेज है। तो शेलिंग क्या कहते हैं, देखिए कि मिथक साहित्य का एक ऐसा माध्यम है जो किसी संस्कृति के मूल, गहनतम आस्था, विश्वास और अंतर्दृष्टि अभिव्यक्ति के लिए विशेष रूप में अनुकूल है। उपरोक्त समग्र परिभाषाओं का समाहार रूप में कहा जा सकता है कि मिथक हमारी पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करने का एक सबल माध्यम है। अब देखिए इसकी मिथक की उपादेयता यानी उपयोगिता क्या है। तो मिथक का प्रभाव पाठक के हृदय पर सीधा प्रहार करता है, जिसके कारण वह जीवन सत्य को शीघ्र ही आत्मसात कर लेता है। मिथक इसी हृदयग्राही गुण के कारण ही आज का कवि अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए मिथक का प्रयोग करता है। साहित्य में मिथक की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मिथक रहस्यमय शक्ति का स्रोत है। साथ ही वह किसी भी संस्कृति की समझ और पहचान के लिए भी बड़े उपादेय सिद्ध हुए हैं। आज मनुष्य के अंदर रही आस्था नष्ट हो रही है, जिससे वह अपने आप को बहुत टूटा हुआ अनुभव करता है। तब वह मिथक की ओर लौटता है, क्योंकि मिथक एक आदिम शक्ति का स्रोत है। इसलिए तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं कि आदिम युग से मानव मिथकों के सहारे जीते रहे हैं और आज भी अपनी संपूर्ण आधुनिकता, वैज्ञानिकता और बौद्धिकता के बावजूद वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका आश्रय लेती ही है। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन की जटिलताएं बढ़ती गई है, जिनके समाधान के लिए हमें पुराने मिथकों का पुनराख्यान करना होता है या फिर नए मिथक करने पड़ते हैं। तो मिथकों की सबसे बड़ी उपादेयता यह है कि मिथक की कक्षा, पात्र, घटनाएं आदि अपने प्रतीक के रूप में आकर उस सत्य का साक्षात्कार करता है जिसके लिए कवि ने मिथक का प्रयोग किया है। जैसे दिनकर जी ने रश्मि रथी में वर्ण व्यवस्था की जटिल समस्या को कर्ण के पात्र के रूप के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी सनातन पुरुष और नारी के प्रतीक है। इसी प्रकार एक कंठ विस्पाई में दुष्यंत कुमार ने आधुनिक भारत में व्याप्त मद, मोह, सत्ता का अहंकार आदि की सहजता के साथ प्रस्तुति की है। तो धर्मवीर भारती की कृति अंधायुग, नरेश मेहता की रचना महाप्रस्थान और शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य मिथक के आधारित आकृष्ट हिंदी रचनाएं है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में मिथकों पर आधारित कई श्रेष्ठ रचनाओं का प्रणयन हुआ है। ऐसे ही साहित्य का अनुशीलन कवि द्वारा अपने पौराणिक साहित्य के गहन अध्ययन के बिना संभव नहीं होता। साथ ही साथ आधुनिक जीवन में विभिन्न पक्षों की समझ के बिना इन मिथकों का सार्थकतापूर्ण प्रयोग ही संभव नहीं है। तो इस प्रकार मिथक जो है वह साहित्य के लिए एकदम अच्छे माने गए हैं, जरूरी माने गए हैं, जिससे साहित्य में एक नवीनीकरण आ सकता है पौराणिकता को ध्यान में रखकर। शुक्रिया।